नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। इसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु है उन पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे, जिसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में हुआ। इनके पिता का नाम रमाकांत राय और इनकी माता तारिणी देवी थी। साथियों, धर्म सुधार का प्रारंभ देश के पूर्वी भाग बंगाल से हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। इसी कारण राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पहला महान नेता और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की और एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने 20 जनवरी 1817 को कोलकाता में हिंदू कॉलेज खोला। बंगला भाषा में ग्रंथ केन और केठोपनिषद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। साथ ही राजा राम मोहन राय ने 1820 ईस्वी में ईसाई धर्म पर प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी और इन्होंने फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की रचना की। राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में कोलकाता में एंग्लो हिंदू स्कूल खोला और उसके बाद में वेदांत कॉलेज खोला। जैसा कि हमने जाना कि राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता तथा भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में हुआ। इनके पिता का नाम रमाकांत राय और इनकी माता थी तारिणी देवी। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए कोलकाता में 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब? 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को रोकने के लिए एक कानून पास किया था। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत थे। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे राजा राम मोहन राय। इनके सामाजिक सुधारों के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि राजा राम मोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता थे। रामधारी सिंह दिनकर ने राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों के बारे में लिखा है कि राजा राम मोहन राय संपूर्ण संसार में विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता थे। राजा राम मोहन राय को हेराल्ड ऑफ न्यू एज भी कहा जाता है। 1821 ईस्वी में इन्होंने बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी और एक वर्ष बाद यानी 1822 में राजा राम मोहन राय ने फारसी में मिरात उल अखबार निकाला। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी में ब्राह्मणी कील मैगनीज प्रकाशित की और इन्होंने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। यूरोप की यात्रा करने वाले राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, जो इंग्लैंड में पड़ता है ब्रिस्टल, यहाँ पे 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय का मेनिनजाइटिस नामक बीमारी होने के कारण इनका निधन हो गया और राजा राम मोहन को सर्वप्रथम स्टेपलेटन, जो इंग्लैंड में है, यहाँ पे दफनाया गया। लेकिन 1833 में राजा राम मोहन राय को ब्रिस्टल में नवनिर्मित
आर्मोस वेल नामक कब्रिस्तान में दफनाया गया और यहाँ पे आर्मोस वेल नामक कब्रिस्तान में राजा राम मोहन राय की छतरी भी बनी हुई है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। ब्रह्म समाज की परंपरा व विचारों को आगे बढ़ाने का श्रेय राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसको आगे बढ़ाने का श्रेय जो है वो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन को है। मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और साथ ही बंगाली मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी भी निकाली। केशव चंद्र सेन ने 11 नवंबर 1866 को भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसके बाद में राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था इसे आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। जब से केशव चंद्र सेन ने 11 नवंबर 1866 से भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, इसके बाद में राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया ब्रह्म समाज जो था इसे आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। 1929 ईस्वी में अजमेर के जो हरविलास शारदा थे, इन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून जिसे शारदा एक्ट कहा गया लागू हुआ, जिसमें तय किया गया कि लड़के की उम्र विवाह योग्य आयु जो 18 वर्ष होगी और लड़की की 16 वर्ष। अब हम बात करेंगे प्रार्थना समाज के बारे में, जिसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 1867 ईस्वी में मुंबई में आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। कहाँ? मुंबई में आत्माराम पांडुरंगा ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1870 ईस्वी में एम.जी. रानाडे और आर.जी. भंडारकर भी आत्माराम पांडुरंग की प्रार्थना समाज से जुड़े। इस प्रार्थना समाज में जाति प्रथा का विरोध किया गया और अंतरजातीय विवाह तथा विधवा विवाह का पुरजोर समर्थन किया गया। आत्माराम पांडुरंग ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। अब हम बात करेंगे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा निर्मित आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज किसके द्वारा बनाया गया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया। इनका महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 सितंबर 1824 को गुजरात के मोरबी रियासत जो अब जिला राजकोट में है के टंकारा गांव में हुआ। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 सितंबर 1824 को गुजरात के मोरबी रियासत के टंकारा गांव में हुआ। इनका मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती को दयानंद नाम इनके गुरु थे विरजानंद। विरजानंद जी इनके गुरु ने स्वामी दयानंद को या मूल शंकर को दयानंद नाम इनके गुरु विरजानंद ने दिया। इनके गुरु जो स्वामी विरजानंद जी थे, इन्हीं के साध्य में दयानंद सरस्वती ने संपूर्ण वैदिक साहित्य का अध्ययन किया। 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने चिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। कहाँ पे? चिरगांव मुंबई में। कब? 10 अप्रैल 1875 को। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना करना। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्देश्य वाक्य था कृण्वन्तो विश्वमार्यम। स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृण्वन्तो विश्वमार्यम। स्वामी दयानंद सरस्वती की मुख्य रचनाओं की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश,
संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्य, संस्कृत वाक्य प्रबोधन, देव भाष्य भूमिका और वेद भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचनाएं थी। इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। किसने कहा वेदों की ओर लौटो? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 30 अक्टूबर 1833 को जब हुआ, जब नन्ही जान नामक एक वेश्या थी जिसके विष दिए जाने के कारण राजस्थान के अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती का 30 अक्टूबर 1833 को निधन हो गया। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का भी प्रारंभ किया। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का प्रारंभ किया। कौन से समाज ने? आर्य समाज ने। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म से अन्य धर्म ग्रहण कर चुके लोगों को अन्य धर्मों से वापस हिंदू धर्म में लाने का प्रयत्न किया। आर्य समाज के द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत हिंदू धर्म से अन्य धर्म ग्रहण कर चुके हिंदू धर्म के लोगों को वापस अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयत्न किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने इंडिया फॉर इंडियन का नारा दिया। इंडिया फॉर इंडियन का नारा देने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की। 19वीं सदी के भारत की पृष्ठभूमि में जाति प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने तथा स्वराज्य जैसे ज्वलंत विषयों पर अपनी आवाज़ उठाने वालों में स्वामी दयानंद सरस्वती अग्रणी थे। अब हम बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कमरपुकुर में हुआ। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी को बंगाल में कमरपुकुर में हुआ। इनके पिता थे, रामकृष्ण परमहंस के पिता थे खुदीराम और इनकी माता का नाम था चंद्रा देवी। रामकृष्ण परमहंस का असली नाम था गद्दाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का असली नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। 1852 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस या फिर गद्दाधर चट्टोपाध्याय कलकत्ता गए। कब? 1852 में। और यहाँ जाकर दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में पुजारी बन गए। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस ने अपने शरीर का त्याग किया और रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। इसके सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे कौन? नरेंद्र दत्त, जो स्वामी विवेकानंद थे, जिसका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। यही नरेंद्र दत्त रामकृष्ण के परम शिष्य थे। अब हम बात करेंगे इन्हीं नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो रामकृष्ण के परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो एक मशहूर वकील थे, और इनकी माता थी भुवनेश्वरी देवी। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। माता पिता प्यार से स्वामी विवेकानंद को बाइल कहते थे। नवंबर 1881 को रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य बने और 1886 में बारानगर, पश्चिमी बंगाल में बारानगर मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1886 में बारानगर मठ की स्थापना की। दिसंबर 1892 में कन्याकुमारी पहुँचे, यहाँ पे उन्होंने कन्याकुमारी में 3 दिन यानी 24, 25 और 26 दिसंबर 1892 तक गहन साधना कर ज्ञान प्राप्त किया और यहीं पे
स्वामी विवेकानंद का रॉक स्मारक बनाया गया। 1970 में स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति यहाँ स्थापित की गई। स्वामी विवेकानंद का रॉक स्मारक बना गया और जिस रॉक स्मारक को बनाया गया उसके वास्तुकार थे सीताराम एस आरते। खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा ने स्वामी जी को विवेकानंद नाम दिया था। रविंद्रनाथ दत्त जो थे, इनको नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी जी महाराजा ने, खेतड़ी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम दिया। इनका पहले नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। 31 मई 1893 ईस्वी को मुंबई से ये शिकागो गए। कब शिकागो गए? 31 मई 1893 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद शिकागो गए। शिकागो के लिए वो रवाना हुए। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में पहले दिन ही स्वामी विवेकानंद ने अभूतपूर्व व्याख्यान दिया और इनके भाषण का सार था, हमें भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच में एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करना है। स्वामी विवेकानंद का भाषण का जो सार था वो था कि हमें भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के बीच में एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करना है। नवंबर 1894 में स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की थी और जनवरी 1897 में वे भारत लौटे और 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना की। कब? 1897 में, 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना की और 1894 में स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की। तो न्यूयॉर्क की वेदांता सोसाइटी के संस्थापक थे कौन? स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन? स्वामी विवेकानंद। 9 दिसंबर 1898 को स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी बंगाल में बेलूर मठ की स्थापना की। पश्चिमी बंगाल के बेलूर मठ के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने 9 दिसंबर 1898 को पश्चिमी बंगाल में बेलूर मठ की स्थापना की थी। 19 मार्च 1899 को स्वामी विवेकानंद ने मायावती में अद्वैतवाद की स्थापना की। कब? 19 मार्च 1899 को। और 20 जून 1899 को स्वामी विवेकानंद पुणे पश्चिमी की यात्रा पर गए तथा 9 दिसंबर 1900 को बेलूर मठ वापस लौटे। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद को 4 जुलाई 1902 को निर्वाण की प्राप्ति हुई। स्वामी विवेकानंद को वीर सन्यासी कहा गया है। इन्हें स्वामी विवेकानंद को वीर सन्यासी कहा गया है। और अमेरिका में स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा था। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद को क्या कहा था? तूफानी हिंदू। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख रचनाएं कर्म योग। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए, स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख रचनाएं थी कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हिंदू धर्म प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा, हमारा भारत, धर्म, रहस्य और शक्तिशाली विचार। इनके प्रमुख इनकी रचनाएं थी कौन कौन सी? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हिंदू धर्म प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा, हमारा भारत, धर्म, रहस्य और शक्तिशाली विचार। ये स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख रचनाएं थी। विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत का संपादन अंग्रेजी में तथा प्रबोधिनी का संपादन बंगाली में किया। प्रबुद्ध भारत के संपादक कौन थे? विवेकानंद। इन्होंने प्रबुद्ध भारत का संपादन किया अंग्रेजी में और प्रबोधिनी का संपादन स्वामी विवेकानंद ने बंगाली में किया। स्वामी विवेकानंद का दर्शन वेदांत दर्शन था। इनके बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का
आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था क्या कि इनका जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 12 जनवरी स्वामी जी का जन्म दिवस है। 1985 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी का दिवस को मनाया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। बेलूर मठ रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। बेलूर मठ जो है, बेलूर मठ, यह है बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ इनका मुख्यालय है। बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण, श्रद्धेय माँ शारदा देवी व स्वामी विवेकानंद जी का मंदिर है। बेलूर मठ जो है, इसमें श्री रामकृष्ण जी का, श्रद्धेय माँ श्री शारदा देवी जी का और स्वामी विवेकानंद जी का मंदिर बना हुआ है। अब हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, जिसकी स्थापना की थी मैडम हेलन पेट्रोवना ब्लावेट्स्की और कर्नल हेनरी स्टील आलकोट ने। स्थापना की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में। इसके संस्थापक की बात की जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, एक तो रूसी महिला थी मैडम हेलन पेट्रोवना ब्लावेट्स्की, और दूसरे अमेरिका निवासी थे कर्नल हेनरी स्टील आलकोट। इन्होंने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। सोसाइटी में जो प्रारंभिक 16 सदस्य थे, इन प्रारंभिक 16 सदस्यों में ग्रामोफोन के आविष्कार जो थे थॉमस एडिसन, ये इन प्रारंभिक 16 सदस्यों में शामिल थे। 1879 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से बम्बई लाया गया। इसका प्रधान कार्यालय, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में था। न्यूयॉर्क में 17 नवंबर 1875 को इसकी स्थापना की गई थी। तो न्यूयॉर्क से मुंबई इसका प्रधान कार्यालय 1879 ईस्वी में लाया गया था, और इसका मुखपत्र मासिक थियोसॉफिस्ट था। थियोसॉफिस्ट इसका मासिक मुखपत्र था। सन 1882 में अंतिम रूप से इसका प्रधान कार्यालय जो है वो अड्यार, चेन्नई, भारत में स्थापित कर दिया गया। अड्यार में 1882 में अंतिम रूप से इसका प्रधान कार्यालय स्थापित कर दिया गया। भारतवर्ष की राष्ट्रीय शाखा 18 दिसंबर 1890 में आधार में स्थापित की गई। बर्ट्रम कैटले इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बर्ट्रम कैटले जो थे, बर्ट्रम कैटले इसके प्रथम अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री थे। सन 1895 ईस्वी में राष्ट्रीय शाखा का प्रधान कार्यालय वाराणसी लाया गया। कब? 1885 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की राष्ट्रीय शाखा का प्रधान कार्यालय वाराणसी में लाया गया। श्री मूलजी थेकर से इसके प्रथम भारतीय सदस्य थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रथम भारतीय सदस्य थे श्री मूलजी थेकर से। मैडम ब्लावेट्स्की का 8 मई 1991 को निधन हो गया। ब्लावेट्स्की का निधन कब हुआ? 8 मई 1991 को, और 17 फरवरी 1907 को, यहाँ 1991 जो दे रखा है 1891 है। मैडम ब्लावेट्स्की का 8 मई 1891 को निधन हुआ, और साथ ही इनके साथी जो कर्नल ओवरकोट थे, इनका निधन 17 फरवरी 1907 को हुआ। मैडम ब्लावेट्स्की और कर्नल ओवरकोट जो थे, ये दोनों ही इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, जिन्होंने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अब हम बात करेंगे डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में। डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ।
एनी बेसेंट का बचपन का नाम वुड था। एनी बेसेंट का विवाह 20 वर्ष की उम्र में 1867 में पादरी फ्रैंक बेसेंट से हुआ और इसी समय एनी बेसेंट न्यू माल्थुसियन लीग की नेता बनी। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की थी कब? 21 मई 1889 को एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की थी। एनी बेसेंट ने शिकागो की विश्व धर्म संसद में 1893 में इस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया। 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में डॉक्टर एनी बेसेंट ने इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया। 1893 में वे भारत आई और 1898 में बनारस में हिंदू संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1893 में ये भारत आई और डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में हिंदू संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। बनारस में हिंदू संस्कृत कॉलेज के संस्थापक थी कौन? डॉक्टर एनी बेसेंट, जिन्होंने 1898 में बनारस में हिंदू संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। एनी बेसेंट ने 1918 में इंडियन स्काउट मूवमेंट की स्थापना की। इंडियन स्काउट मूवमेंट की स्थापना कब की गई? 1918 में। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट ने कॉमनवील और न्यू इंडिया नामक पत्रों का प्रकाशन किया। डॉक्टर एनी बेसेंट ने कॉमनवील और न्यू इंडिया नामक पत्रों का प्रकाशन किया। 3 सितंबर 1916 को अडयार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। डॉक्टर एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को अडयार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम और नरम दल को मिलाने में सफल रही। डॉक्टर एनी बेसेंट जो हैं ये 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के गरम और नरम दल को मिलाने में डॉक्टर एनी बेसेंट सफल रही। 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। डॉक्टर एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी और यह डॉक्टर एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। डॉक्टर एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 20 सितंबर 1933 को एनी बेसेंट का अडयार मद्रास में देहांत हो गया। कब? 20 सितंबर 1933 को अडयार में इनका देहांत हुआ। डॉक्टर एनी बेसेंट भारत में बीबी बसंती के नाम से लोकप्रिय थी। भारत में बीबी बसंती के नाम से कौन थी लोकप्रिय? तो डॉक्टर एनी बेसेंट भारत में बीबी बसंती के नाम से लोकप्रिय थी। कर्नल ओलकॉट के निधन के बाद 1907 में डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी थी। जब 1907 में कर्नल ओलकॉट का निधन हुआ उसके बाद में 1907 में डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट को डायमंड सोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमंड सोल कहा जाता है कि नहीं एनी बेसेंट को। और वह 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रही। कब से? 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की डॉक्टर एनी बेसेंट अध्यक्ष रही। डॉक्टर एनी बेसेंट के पिता का नाम था विलियम वेजवुड और इनका जन्म हुआ था कहाँ? आयरलैंड में। डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म आयरलैंड में हुआ था और इनके पिता का नाम था विलियम वेजवुड। अब हम बात करेंगे केशव चंद्र सेन के बारे में। केशव चंद्र सेन 1866 में कोलकाता में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। कब? 1866 में। और जब से केशव चंद्र सेन ने 1866 में कोलकाता में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की तब से
राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा था। केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के उद्धार व बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु कार्य किया था। 1872 में देशी विवाह अधिनियम द्वारा बाल विवाह पर केशव चंद्र सेन ने रोक लगवाई थी। आगे है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही विधवा विवाह हेतु 1856 में कानून बनाया गया और वह पहला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह कोलकाता में दिसंबर 1856 में संपन्न हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कोलकाता में दिसंबर 1856 ईस्वी में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुल्ले ने। महात्मा ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा सत्य समाज की स्थापना महाराष्ट्र में अछूतों के उद्धार हेतु 1873 में की गई थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा महाराष्ट्र में 1873 में इसकी स्थापना की गई। किस उद्देश्य से? अछूतों के उद्धार हेतु। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, इस आंदोलन का नेता और प्रेरक हेनरी विवियन डेरिजियो था। यंग बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरक था हेनरी विवियन डेरिजियो। इसमें मूर्ति पूजा, जाति प्रथा आदि प्रथाओं का विरोध और विधवा विवाह के समर्थन हेतु कुछ समाज सुधार होने इसमें किए गए। इसके प्रेरक हरि देशमुख के साथ 1949 ईस्वी में परमहंस मंडली की भी स्थापना की गई। आगे है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, इस आंदोलन में मुख्य भाग लिया था सर सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ में मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार हेतु मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में इनके द्वारा सैयद अहमद खान के द्वारा की गई, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुई। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। मुस्लिम समाज में अपूर्व जागरण का इन्होंने संचार किया। मुसलमानों में धर्म सुधार हेतु मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन चलाया गया। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। नेक्स्ट है आत्मगौरव आंदोलन। तो आत्मगौरव आंदोलन केरल में पेरियार नाम से लोकप्रिय है। वी रामास्वामी नायकर ने दलितों के उत्थान हेतु इस आंदोलन को चलाया था। और नेक्स्ट बात करेंगे कूका आंदोलन की, जो पंजाब में सिख समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध लुधियाना के गांव में बाबा राम सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। जो सिख समाज में बुराइयां थी उनके विरुद्ध लुधियाना के एक गांव में बाबा राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है जस्टिस आंदोलन। 1915-16 में इस आंदोलन का प्रारंभ CN मुदालियर और डॉक्टर TM नायर और P त्यागराज के नेतृत्व में पिछड़ी जातियों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध के परिणाम स्वरूप जस्टिस आंदोलन को प्रारंभ किया। तो इस तरह से हमारा लेसन तो दोस्तों पूर्ण हुआ। अब हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन पे डिस्कस करेंगे। तो आप इनमें से जो क्वेश्चन हैं ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। तो आप इसमें कितने सही करते हैं, कितने सही कर सकते हैं, सो देख लीजिए अपनी तैयारी कैसी है। पहला क्वेश्चन है सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बना था। अभी हमने पढ़ा था सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था। किसने बनाया था? तो सती प्रथा को समाप्त करने हेतु लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने
कानून बनाया था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज ने किसे प्रोत्साहन दिया? तो आर्य समाज ने किसे प्रोत्साहन दिया? तो स्त्री शिक्षा को दिया था, धर्मांतरण को, मूर्ति पूजा का विरोध, उक्त सभी। तो आर्य समाज ने इन सभी का प्रोत्साहन किया था। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया, धर्मांतरण को प्रोत्साहन दिया और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। आगे है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था आधुनिक भारत का पिता इनमें से किसको कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, एकेश्वरवादियों को बढ़ावा देने व हिंदू धर्म के बुरे रिवाजों व प्रथाओं से लड़ने हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? राजा राम मोहन राय ने जो आत्मीय सभा की स्थापना की थी उसकी पूछा गया है कब की थी? तो 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। इस उद्देश्य से एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया जाए और हिंदू धर्म में जो बुरे रीति रिवाज हैं उनको समाप्त किया जाए। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे रामकृष्ण जी के, और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य ही रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे जो विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस के लेखक कौन थे? प्रीसेप्ट ऑफ जीसस के लेखक अभी हमने जाना था, राजा राम मोहन राय इसके लेखक थे प्रीसेप्ट ऑफ जीसस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी जनवरी 1817 को। यह कॉलेज 1855 में 2 भागों में हिंदू स्कूल व प्रेसिडेंसी कॉलेज में विभक्त कर दिया गया। हिंदू स्कूल को द ईटन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? हेराल्ड ऑफ न्यू एज राजा राम मोहन राय। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय यूरोप की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे, उक्त सभी। तो ये सभी सही है। हेराल्ड ऑफ न्यू एज राजा राम मोहन राय को कहा गया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श दिए जाने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय थे और राजा राम मोहन राय यूरोप की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं कौन सी हैं? संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्राह्मणी कल मैगनीज। तो ये सभी जो पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, इनके रचयिता प्रकाशक जो हैं वो हैं राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? तो राजा राम मोहन राय की छतरी बनी हुई है कहाँ पे?
इंग्लैंड में। 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय का ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में है यहाँ पे इनका निधन हुआ और सर्वप्रथम स्टेपलेटन जो इंग्लैंड में है यहीं पर राजा राम मोहन राय को दफनाया गया। लेकिन 1843 में राजा राम मोहन राय को ब्रिस्टल में जो नवनिर्मित आर्मोसवेल कब्रिस्तान थी इसमें दफनाया गया और वहाँ पे आर्मोसवेल कब्रिस्तान में ही राजा राम मोहन राय की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान की थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करने वाले मुगल बादशाह थे कौन? अकबर द्वितीय। नेक्स्ट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। नेक्स्ट है 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून किस समाज सुधारक के प्रयासों का परिणाम था? जो 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून जो था वह कौन से समाज सुधारक के परिणामों का प्रकाश था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों का परिणाम था। नेक्स्ट है ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई? तो 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिराव फुले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था? इनमें से किसको अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था? तो राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो गुजरात में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना? तो राजा राम मोहन राय के। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह से हमारा ये वीडियो पूर्ण हुआ। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा भी लगा है। सो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही में स्थित बेल आइकन जो है इसे भी आप प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।